हेलो बच्चों, मैं यशवंत कुमार, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज भोजपुर बारह। पिछले हमने वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 3 खंड हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अपने चौथे वीडियो में आधुनिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल का अर्थ ये होता है कि जो वर्तमान समय, आधुनिक मतलब मॉडर्न, यानी इस समय वर्तमान में जो समय चल रहा है उसी को हम आधुनिक काल कहते हैं, जिसकी समय सीमा है संवत 1900 विक्रम संवत से, यानी संवत 1900 से तब तक है, अब तक का जो समय है ये क्या है, आधुनिक काल। और आधुनिक काल में जो सबसे पहला इसको कई भागों में आधुनिक काल को बांटा गया, क्योंकि जैसे हम आदि काल को, भक्त काल को, रीति काल को पढ़े हैं तो उसमें ज़्यादा तो भाग नहीं है। लेकिन जो आधुनिक काल है इसमें 6 पॉइंट हैं, देख लीजिए। सबसे पहला है भारतेंद्र युग, दूसरा कौन सा है, द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद और 5वां है हमारा प्रयोगवाद। इसके बाद छठा है और अंतिम है नई कविता। ठीक, तो इसी में सबसे पहला जो काल है वो है भारतेंद्र युग। हम भारतेंद्र युग के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतेंद्र युग का युग, जो भारतेंद्र युग है, इसका नामकरण किसके नाम पर पड़ा है और इसकी समय सीमा क्या है। तो भारतेंद्र युग जो है वो हमारे हिंदी गद्य के जनक मान लीजिए। हिंदी गद्य के जो जनक हैं, देख लीजिए, हिंदी गद्य के जनक, हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इन्हीं के नाम पर ही, क्योंकि इनका इस युग में जो 1857 ईस्वी से 1900 के बीच में इनका जो नामकरण है युग का, और भारतेंद्र युग के नाम से ही, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो इतने प्रतिभा संपन्न थे, इसीलिए उनके नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया है। और इसका दूसरा नाम है पुनर्जागरण काल। इसका भारतेंदु युग का दूसरा क्या नाम है, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल, ये पुनर्जागरण काल है क्योंकि इस समय जो समय था, ये समय कब था, 1857 से 1900 का जो समय था वो किसके अधीन था, हमारा जो पूरा देश था वो किसके अधीन था, अंग्रेजों के अधीन था, मतलब उनके गुलामी में था। वो हम लोगों के ऊपर शासन करते थे। तो इस काल के जो कवि हुए हैं या लेखक हुए हैं, भारतेंद्र युग के जो कवि और लेखक हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता को पुनर्जागरण यानी दोबारा, क्योंकि जनता इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो हमेशा सोच चुकी थी कि हम पूरा जीवन ही इस गुलामी में जीवन यापन करेंगे। लेकिन कवियों ने क्या किया, पुनर्जागरण, उनके सोते हुए मन को पुनर्जागरण किया, मतलब दोबारा जगाया। इसी पुनः मतलब दोबारा, इस पूरे जो जितनी भारतीय जनता के जनमानस को दोबारा जगाया, मतलब पुनः, बार बार दोबारा जगाया ने पुनः जगाया कि आप लोग जो है जो सल्तनत चल रही है, यानी अंग्रेजों का जो शासन चल रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं और जो स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भारतेंद्र युग, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है, इनका जो युग है भारतेंद्र युग, इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, पुनर्जागरण काल। और इसके सबसे प्रमुख जो कवि हैं या लेखक जो हैं, वो सबसे पहले कौन से लेखक हैं बता रहे हैं, तो सबसे पहले लेखक हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन से हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो सबसे पहली है प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, दूसरी है प्रेम फुलवारी, और तीसरी है प्रेम तरंग। प्रेम तरंग
और आप नाटक एक कहानी सुने होंगे, सत्य हरिश्चंद्र, राजा सत्य हरिश्चंद्र जो कहानी है वो भी है। और एक है अंधेर नगरी, उनका जो बहुत अच्छा ही नाटक है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी। ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरे इनके कवि हैं इस युग के, यानी भारतेंदु युग के दूसरे कवि हैं, बता रहे हैं आपको। इसमें जरा कुछ लोग गद्य और पद्य दोनों में लिखे हैं, तो इनके दूसरे लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। ये भी जो भारतेंदु युग के हैं सबसे श्रेष्ठ कवि हुए हैं, और इन्होंने भी व्यंग रचनाएं ज्यादा लिखी हैं। व्यंग रचनाएं मतलब समाज को एक सार्थक आईना दिखाने के लिए, यानी सच्चा आईना दिखाने के लिए प्रताप नारायण मिश्र ने व्यंग रचनाएं लिखी हैं। इसमें सबसे पहली है कलि कौतुक, कलि कौतुक सबसे पहली रचना है। सबसे पहली या सबसे प्रमुख जो रचना है इनकी कलि कौतुक है, और प्रमुख है जैसे शरीर के नामों से, जैसे नाक, भाव के नाक पर भी, ये क्योंकि व्यंग रचना है तो नाक पर भी इन्होंने लिखी है व्यंग रचना, और भाव पर भी लिखी है, और बात पर भी। बात तो जानते हैं आपके 9th क्लास में जो है सबसे पहला पाठ है प्रताप नारायण मिश्र का, कौन सा पाठ है? बात। ठीक, तो ये प्रमुख हो गए। और इसके तीसरे प्रमुख कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन। और इसके बाद है इसी में है भारतेंदु में अंबिका दत्त व्यास। और इसके अलावा आज प्रमुख बहुत से कवि हैं, लेकिन प्रमुख कवियों के बारे में मैंने बताया है कि भारतेंदु जो युग है इसमें सबसे प्रमुख है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, और है अंबिका दत्त व्यास। ठीक, इसके बाद हम हेलो बच्चों, अब हमने भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों उनकी रचनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। अब भारतेंदु युग की जो प्रमुख लेखक हैं और उनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं जो परीक्षा में सबसे अधिक पूछी जाती हैं उनको हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लेखक बताया भारतेंदु युग के, कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनके सबसे पहली जो पत्रिका है जो सबसे प्रमुख परीक्षा में सबसे अधिक पूछते हैं उसका नाम है कवि वचन सुधा। क्या नाम है? कवि वचन सुधा। ये सबसे प्रमुख रचना है जो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछते हैं। और दूसरी इनकी है हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये दो प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं। और खासकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए यानी स्त्रियों के लिए एक खास पत्रिका चलाई थी जिसका नाम है बाला बोधनी। बाला बोधनी, क्या नाम है? बाला बोधनी। ये पत्रिका जो है वो खासकर महिलाओं के लिए चलाई गई थी कि उनके प्रमुख जो समस्याएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इसमें विधिवत जानकारी दी गई है। तो ठीक है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख पत्रिकाएं। अब हम बताते हैं अगले जो हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन से हैं? प्रताप नारायण मिश्र।
इनकी जो प्रमुख पत्रिका है इसका नाम है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण पत्रिका है। और इसके बाद है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसी आदि जो भारतेंदु युग है इसी से जो पत्रिकाएं हैं प्रेमधन। इनकी सबसे प्रमुख जो पत्रिका है उसका नाम है आनंद कादंबिनी। आनंद कादंबिनी कभी कभी पूछ लेते हैं कि आनंद कादंबिनी किस युग की है, किस युग की पत्रिका है, तो आपको क्या लिखना है, भारतेंदु युग की। ठीक। और कभी कभी भारतेंदु युग नहीं देते हैं कि आज जो ये पत्रिका है आनंद कादंबिनी किस युग की पत्रिका है, तो यह वहां पूछेंगे, युग नहीं पूछेंगे, वहां पूछेंगे काल। यानी आनंद कादंबिनी जो पत्रिका है वो किस काल की है, तो आपको क्या बताना है, आदिकाल। क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत ही तो सभी काल है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए। ठीक। अगली है अगले जो लेखक है यानी अगले जो युग है वो है द्विवेदी युग। यानी भारतेंदु युग के बारे में मैंने बता दिया। इसके जो प्रमुख लेखक हैं, प्रमुख उनकी पत्रिकाएं हैं और प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। ठीक। अब इसके बाद हम द्विवेदी युग यानी द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग को कौन सा है, ये है दूसरा युग है द्विवेदी युग, ये हो चुका है। और इसकी समय सीमा क्या है, सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। कुछ रचनाओं में या कुछ जो किताबें हैं उसमें या 1920 भी मिल सकता है। तो यहाँ इसको हम मान सकते हैं 1920 और 1900 इसको 20 भी कर सकते हैं, यानी 18 और 20 दोनों माना जाता है। ठीक। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक। और इसके द्विवेदी युग के जो नामकरण करता है यानी द्विवेदी युग के जो जनक हैं वो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये जो है ये द्विवेदी युग के जनक है। और इन्हीं के नाम पर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। ठीक। समझ गए कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी यही सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किस युग के या क्या किस काल के जो जो कवि हैं या लेखक हुए हैं उनके किसके नाम पर है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, यानी द्विवेदी युग का नाम पड़ा। ठीक। और इसका दूसरा नाम है यानी द्विवेदी युग का दूसरा क्या नाम, जैसे मैंने भारतेंदु युग का बताया क्या, पुनर्जागरण काल। तो इसका द्विवेदी युग का भी दूसरा नाम है, वो क्या है, देख लीजिए ये क्या है, इसका नाम है जागरण सुधार काल। क्या है, जागरण सुधार काल। बताया गया है, उसमें बताया गया पुनर्जागरण, यानी क्योंकि जो भारतीय जनता थी वो त्रस्त हो चुकी थी और उसका जो उसके जो मन था वो एकदम शांत हो चुका, उसको जगाना पड़ा, तो वो भारतेंदु युग में किया गया। लेकिन उसको सुधारा कब गया, किया द्विवेदी युग में। इसीलिए इसका नाम जागरण सुधार काल, यानी जागते हुए को सुधार काल जो है, यानी जागते हुए व्यक्ति को सुधारा गया है, इसीलिए इसका नाम जागरण सुधार काल पड़ा है। ठीक। अब इसके प्रमुख जो कवि हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है भारतेंदु, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरे हैं, सबसे पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त,
उपाध्याय हरिऔध यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये द्विवेदी युग के सबसे प्रमुख जो कवि हैं ये हैं। ठीक, इसमें एक और नाम आता है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे यानी द्विवेदी युग के सबसे श्रेष्ठ हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और मुकुटधर पांडे। ये द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं और कवि भी हैं। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी की हम रचनाएं देखते हैं। जो सबसे प्रमुख है वो है रस कलश। क्या है? रस कलश। रस कलश। और इनके सबसे प्रमुख जो पत्रिका है, जो परीक्षा में लगभग हर बार पूछते हैं, इसका नाम है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका इसी से माना जाता है हिंदी का पूर्ण रूप से विकास हुआ है। हिंदी भाषा का पूर्ण रूप से विकास जो है वो सरस्वती पत्रिका से ही माना जाता है। और हमारे जो दूसरे कवि हैं, हम द्विवेदी के बारे में बता चुके हैं, और दूसरे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ये है मैथिली शरण गुप्त, और इनके सबसे प्रमुख रचना है साकेत। साकेत सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? साकेत, जो जिसका अर्थ क्या होता है ये बताते हैं कि ये किस मैथिल भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? मैथिल भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है, साकेत का अर्थ है क्या है? अयोध्या। क्या नाम है? अयोध्या। यानी साकेत जो है ये मैथिल भाषा का शब्द है, और इस साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। यानी जो अयोध्या है वो है ना। और उनकी दूसरी रचना है जो देश प्रेम से परिपूर्ण है, भारत भारती। भारत भारती। ठीक, ये प्रमुख रचना है। ठीक, समझ गए? अब ये दो रचनाएं हो चुकी हैं, और दो लेखक भी हमारे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो चुके हैं और मैथिली शरण गुप्त भी हो चुके हैं। और तीसरे हमारे प्रमुख हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन से हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी सबसे प्रमुख जो हम द्विवेदी युग का महाकाव्य कहते हैं वो है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे प्रमुख जो रचना है वो है प्रिय प्रवास। इसे द्विवेदी युग का महाकाव्य कहते हैं। इसी में आप इंटर में जब जाएंगे तो वहाँ इंटर वाले जो बच्चे हैं उसमें देख लेंगे, जो प्रिय प्रवास का एक प्रयोग उसमें किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक पाठ है, उसका नाम अभी हम बता रहे हैं। देख लीजिए बच्चों, प्रिय प्रवास मैंने बताया है कि प्रिय प्रवास जो है वहाँ के सिलेबस जो इंटर के बच्चे हैं, जो कक्षा 12 के बच्चे हैं हिंदी के, तो उसमें काव्य में देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक पाठ है जिसका नाम है पवन दूतिका। क्या नाम है? पवन दूतिका। पवन दूतिका है वो किससे लिया गया है? वो प्रिय प्रवास से ही लिया गया है, क्योंकि सबसे प्रमुख है भैया। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य भी है, इसीलिए इस इंटर में रखा गया है ये कि प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास से संबंधित पवन दूतिका है, जिसमें राधा और कृष्ण के बारे में, यानी राधा जो है वो पवन को अपना दूत बना करके, यानी एक संदेश वाहक बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती है। तो प्रिय प्रवास के का एक अंश है पवन दूतिका। ठीक, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हो गए। और चौथे हैं जो हमारे हैं मुकुटधर पांडे। ये सबसे प्रमुख कवि हैं और लेखक हैं। और ये जो आगे आने वाला है वीडियो, हम अभी बता रहे हैं, ये यहीं पर वीडियो समाप्त है, और जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम यहीं से शुरुआत करेंगे छायावाद, क्योंकि ये जो मुकुटधर पांडे हैं ये छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो ठीक, हम अगले वीडियो में बेटा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।